दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे फ्रंटलाइन में प्रकाशित लेख रोहिंग्या इन इंडिया रेज अगेंस्ट रिफ्यूजीज के सारांश के बारे में। यह लेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय से जुड़ा हुआ है। तो आइए समझते हैं कि भारत में रोहिंग्या शरणार्थियों की क्या स्थिति है और तनाव क्यों बना हुआ है। भारत में रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर बन रहे तनाव ने चिंताजनक हालात पैदा कर दिए हैं। म्यांमार से पलायन कर रहे ये लोग भारत में शरणार्थी बनकर आते हैं, लेकिन उनकी कोशिश स्थायी तौर पर यहां बसने की होती है। पर यहां इनके ठहरने पर अब सवाल उठने लगे हैं। पिछले कुछ महीनों में देश में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की कई वारदातें अंजाम दी गईं। साथ ही जानबूझकर हिंसा भड़काने वाली कई घटनाएं देखी गईं। जैसे अप्रैल में जम्मू के भगवती नगर इलाके में रोहिंग्या परिवारों की 5 झुग्गियों में आग लगा दी गई थी। ऐसी घटनाएं खास तौर पर तब और ज्यादा होने लगी जब जम्मू के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने इनके खिलाफ खुली धमकी जारी कर दी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की से मान्यता प्राप्त संस्था है। इसकी मांग है कि उन लोगों पर भी जन सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए जिन लोगों की जमीन पर रोहिंग्या मुसलमान आकर बसे हैं। रोहिंग्या और बांग्लादेश के लोगों को अपराधी, नशा व्यापारी और यहां तक कि मानव बम तक कहा जा रहा है। इस संस्था के बड़बोलेपन की हद तो तब हो गई जब इसने कहा कि ऐसे लोगों से निपटना कोई जुर्म नहीं है। दावा किया गया है कि केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि ने जम्मू कश्मीर के अधिकारियों और भारतीय खुफिया विभाग के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की ताकि भारत में गैर कानूनी रोहिंग्या निवासियों का मूल्यांकन किया जा सके और उनकी पहचान, गिरफ्तारी और निर्वासन के लिए एक प्रक्रिया बनाने पर चर्चा की जा सके। इसके बाद हुई हिंसा से भारत भर के रोहिंग्या शरणार्थियों में एक भय की लहर दौड़ गई है। प्लास्टिक और टेंट से बने घरों में ये लोग बेहद परेशानी के साथ रह रहे हैं। इस हिंसा के बीच रोहिंग्या मुसलमान मानते हैं कि भारत एक शक्तिशाली देश है और कोई भी समझदार आदमी यहां उपद्रव करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। इस प्रकार ये दोनों फैक्ट्स एक विरोधाभास दर्शा रहे हैं। हालात पर गौर करें तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार रोहिंग्या विश्व के सबसे उत्पीड़ित अल्पसंख्यक हैं। उन्हें अरकान देश ने नागरिकता का अधिकार देने से इनकार कर दिया है जहां वे सदियों से रह रहे थे। इससे उनके अधिकारों का हनन होने का खतरा बन गया है तथा उनके आवागमन की स्वतंत्रता, शिक्षा तथा संपत्ति रखने के अधिकार की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लग गया। 1978 में सेना द्वारा शुरू किए गए कत्लेआम के कई दौर के बाद दसियों हजार रोहिंग्या बांग्लादेश, भारत, थाईलैंड, मलेशिया और अन्य देशों में भाग कर गए। जो नहीं भाग पाए वे वहां बड़े स्तर पर हत्याएं, गैंगरेप, गांवों को जला देने और कैंपों में अत्याचार का सामना करते रहे। रोहिंग्या कहने के बजाय म्यांमार सरकार उन्हें बंगाली कहती है, जिसका प्रयोग उग्र राष्ट्रवादी बौद्ध करते हैं। इसका मतलब उस देश में उनके अवैध अप्रवासी होने से है। नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की भी उन्हें रखाइन राज्य में रहने वाले मुस्लिम समुदाय कहती हैं। म्यांमार में राज्य की प्रमुख होने के कारण उन्हें देश में रोहिंग्या के उत्पीड़न होने देने के लिए और उसका समर्थन करने के लिए कड़ी निंदा तक झेलनी पड़ी है। कुछ लोगों का मानना है कि जब रोहिंग्या भारत आए तो उन्होंने जम्मू और हैदराबाद जैसी जगहों पर जाना पसंद किया क्योंकि वहां जीवन यापन सस्ता है तथा वहां उस समुदाय के लिए घुल मिल जाना और घरेलू नौकर या कूड़ा उठाने के रूप में काम पाना आसान था। लेकिन उन्होंने ऐसी प्रतिकूल स्थिति के बारे में सोचा भी नहीं था। फरवरी में जम्मू में बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए जिन पर लिखा था, जागो जम्मू, रोहिंग्या और बांग्लादेशी जम्मू छोड़ो और न जाने क्या क्या। इस तनाव के माहौल में रोहिंग्या को निर्वासित करने की मांग पर रिएक्ट करते हुए एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने सख्त लहजे में कहा कि यदि भारत ने रोहिंग्या शरणार्थियों को बलपूर्वक म्यांमार वापस भेजने की कोशिश की तो यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का जघन्य उल्लंघन होगा, क्योंकि म्यांमार में उनके मानवाधिकारों के उल्लंघन होने की भारी आशंका है। भारतीय प्रशासन इस बात से भली भांति अवगत है कि रोहिंग्या म्यांमार में किस तरह की प्रताड़ना झेल रहे हैं। उन्हें वापस उसी जगह भेजना अत्यंत अविवेकपूर्ण होगा। उन्हें वापस भेजना गैर वापसी के अंतर्राष्ट्रीय नियम के खिलाफ होगा, जिसे प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कानून में मान्यता मिली हुई है तथा वह भारत के लिए भी मैंडेटरी है।
चिंता वाली बात तो ये है कि हजारों शरणार्थियों के लिए आवास होने के बावजूद भारत 1951 के शरणार्थी प्रोटोकॉल या शरणार्थियों की स्थिति के संबंध में 1967 के प्रोटोकॉल का हस्ताक्षर करता नहीं है, न ही उसके पास शरणार्थियों की सुरक्षा के लिए कोई घरेलू कानूनी रूपरेखा ही है। ऐसी स्थिति में यह जरूरी लगता है कि भारत इस संबंध में समुचित विधि बनाए ताकि वह इन शरणार्थियों की अपेक्षा पर खरा उतर सके। अब नोट कीजिए इस आर्टिकल से जुड़ा हुआ क्या सवाल बन सकता है। सवाल है, विगत कुछ दिनों से भारत में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ पनप रहे तनाव को स्पष्ट कीजिए, साथ ही इनकी समस्या के समाधान पर एक टिप्पणी भी लिखिए। अगर आप ऑडियो आर्टिकल और प्रीलिम्स क्विज के लेटेस्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक किसी भी नए अपडेट की सूचना तुरंत मिल जाए।